नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आपके साथ दोपहर 2 बजे की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच लगातार बढ़ते तनाव की। दोनों देशों के बीच युद्ध के बढ़ते आसार के बीच यूक्रेन में भारत के कई छात्र हैं जिनको लेकर उनके परिजन खासे चिंतित हैं। इन छात्रों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई छात्र शामिल हैं। ऐसे में भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे लोगों को लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन जब तक वो यहां नहीं आ जाते हैं तब तक उनके यहां रह रहे परिजनों को उनकी चिंता जरूर रहेगी। हाल ही में यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों के लिए परामर्श जारी कर दिया है। जिन नागरिकों का वहां रुकना जरूरी ना हो वो जल्द लौटें। तो आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मैं ये बात केंद्र सरकार के द्वारा भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हवाई जहाजों की व्यवस्था, प्लेन की व्यवस्था उन छात्रों को लाने की गई है। सभी सकुशल हैं, रहें, ये भी चिंता की जा रही है। और 22 या 23 तारीख तक ये सभी लोग घर वापस आ जाएं, ऐसी चिंता राज्य सरकार जी भी कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। और होगा तीसरा विश्व युद्ध। इस सब के बीच अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन में जो युद्ध के हालात हैं उस बीच। अब जो लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जो छात्र छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, वो छात्र बाकायदा उनकी चिंता लगातार सता रही है। तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन की जो जंग को लेकर खतरा लगातार मंडरा रहा है और जंग और खतरे की बारे में हम लगातार आज चर्चा करेंगे। दोनों देशों में तनाव ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। तो चिंता दुनिया की इसलिए बढ़ गई है, क्या होगा तीसरा विश्व युद्ध? इन सभी सवालों का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश इस चर्चा में करेंगे। जंग और खतरा, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात, और इसी हालात पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि कई छात्र हिंदुस्तान के जो यूक्रेन में हैं उनको लेकर अब कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ रही हैं। दोनों देशों में तनाव ने कई लोगों की चिंताएं बढ़ाई हैं, पूरे विश्व की चिंताएं बढ़ाई हैं। तो क्या ये तीसरा विश्व युद्ध होगा? इसको लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के जो हालात हैं उस पर हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर किस तरह से इन हालातों का सामना उन छात्रों को करना पड़ सकता है। इसलिए वापस उन्हें देश लौट आना चाहिए। दोनों देशों में तनाव बढ़ चुका है, आपको बता दें। इसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो खास मेहमान जंग और खतरा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये पेशकश इंडिया न्यूज पर आज हम इसीलिए बहस कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप हम परिचय करा देते हैं। संजय मेस्टन रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ऋषभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूक्रेन से लाइव होंगे। शिवम शर्मा नहीं है हमारे साथ, जबकि हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हैं। शिवम शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसीलिए करेंगे कि जिस तरीके से लगातार पूरे देश की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले मैं ऋषभ मिश्रा आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप यूक्रेन से लाइव हैं सीधा, और आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं, क्या इसकी वजह है? आखिर क्यों ये हालात पैदा हुए सर? सबसे पहले सबको नमस्कार मेरा। अभी जो हालात बने हुए हैं यूक्रेन में, उसको देखकर लग रहा है कि जितने भी भारतीय हैं उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कल ही इंडियन एम्बेसी ने जारी किया है एक गाइडलाइन कि जिनका जरूरी नहीं है रहना यूक्रेन में अभी फिलहाल, वो कृपा करके अपने घर वापस चले जाए। उनके लिए फ्लाइट की व्यवस्था की जा रही है। तो हालात यहाँ पर अभी सही नहीं है यूक्रेन में, और बेहतर यही है कि हम जितने भी छात्र हैं वो बाहर अपने घर चले जाएं। जी, तो बिल्कुल बेहतर यही है कि छात्र घर वापस लौटें। लेकिन रूस और यूक्रेन के विवाद की क्या असली वजह है? क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन? क्या वजह है इसकी? कोई जानकारी आपको? यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, और
रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। उसका कारण यह है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो अमेरिका यूक्रेन को अपने बेस की तरह यूज करेगा और रशिया के बॉर्डर के समीप आ जाएगा, जो कि रशिया के सिक्योरिटी के मद्देनजर सही नहीं है। ठीक है। और रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन किसी और के अंडर में वर्क करे, वो उसको अपना बना के रखना चाहता है, इसलिए ये जंग के हालात पैदा जो छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उनको वापस देश जाने की सलाह दी जा रही है, उनके लिए फ्लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। जी जी जी, व्यवस्था कराई गई है। एयर इंडिया की तरफ से भी स्पेशल फ्लाइट की शेड्यूल आ गई है 22, 24 और 26 को। और बेहतर यही है कि हम सभी यहाँ से अभी निकल जाए। जी, सबके लिए बेहतर यही। बिल्कुल, तो बेहतर यही है कि हम यहां से निकल जाएं, यानी यूक्रेन से आप निकल जाएं, यही सबसे बेहतर है। संजय मैस्टन, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। संजय मैस्टन, जिस तरह से लगातार रूस और यूक्रेन का यह विवाद छिड़ा हुआ है, इससे जंग के हालात पैदा हुए हैं, क्या वजह है वास्तविक इसकी? देखिए, कारण तो कई हैं, लेकिन मैं जो मुख्य कारण बताना चाहूंगा वो है सिक्योरिटी का इश्यू, और साथ ही थोड़े बाकी कारण भी मैं हाईलाइट करूंगा, पर जो मुख्य कारण है वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। जिस प्रकार ऋषभ ने भी, वो जो एक स्टूडेंट उन्होंने बताया, नेटो एक्सपेंशन वो चाहता है। आपको पता है नेटो पहले 22 कंट्रीज था, 12 कंट्री था, उसके बाद अभी 30 कंट्रीज हो गया है। और जो सोवियत ब्लॉक था उसके कई देश, स्पेशली लैटविया, लिथुआनिया वगैरह, एस्टोनिया, जो बाल्टिक स्टेट्स है, वो नेटो में ज्वाइन हो गए हैं। तो क्या है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स ये हैं, एक तो वो दोनों पार्टीज मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो मिन्स्क एग्रीमेंट है, क्या वो रशियन से भी बोला है, अमेरिकन से भी बोला है और यूक्रेनियन से भी बोला है कि उसको फॉलो करना चाहिए, पर मेरे ख्याल तो उसकी वायलेशन हर लेवल पे हो रही है। पहला वायलेशन तो ये कि 2014 में जो इसको ऑक्युपाई किया गया था रशिया द्वारा, तो एक वो तो बड़ा मुद्दा हुआ है, और उसी से यूक्रेन के सिक्योरिटी कंसर्न्स जागरण हुए हैं। और मैंने एक और चीज देखा था, जब मैं अफगानिस्तान में तैनात था और वहां पर भारतीय सेना का मैं डिफेंस अटैची था इंडियन एम्बेसी में, तो आपको पता है अफगानिस्तान में अमेरिकन लेड इंडियन सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स थी, जिसमें 49 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था। उसमें मुख्य तौर पे यूक्रेन भी था, जबकि वो नेटो का मेंबर नहीं था। तो तब से ही यूक्रेन का अलाइनमेंट यूएस और नेटो की तरफ है, और वो अभी उन्होंने साफ कर दिया था कि हम नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना सिक्योरिटी कंसर्न करते हैं, जागरण लाते हैं क्रिमिया की वजह से, क्योंकि क्रिमिया को ऑक्युपाई किया था। रशिया का कहना बिल्कुल सही है कि नेटो जिस प्रकार फैलता जा रहा है, ईस्टर्न ब्लॉक में जितनी अर्स्टवाइल ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज थी, उसमें अभी इनका प्रभाव पड़ा है। तो नेटो फोर्सेस बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे हो जाएंगी, जो यूक्रेन का बॉर्डर है और रशिया का बॉर्डर है, तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। और जहां तक यूक्रेनियंस का सवाल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उनके लिए वो चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी कवर मिले, और वो सोचते हैं सिक्योरिटी कवर के लिए बेस्ट है नेटो। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न दोनों के हैं, रशिया के हैं और यूक्रेन के हैं। और साथ ही यूक्रेन को एक और प्रॉब्लम है, जो रशियन रिबेल्स हैं, जो डॉनबैस इलाका है, जिसमें ये लुगांस्क और डोनेट्स्क हैं, ये इलाके, ये यहाँ पर वैसे ही काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसमें अभी आपने देखा है आर्टिलरी फायर वगैरह एक्सचेंज भी हो रहा है। और वहाँ हुक्म दे दिया रिबेल्स को कि जो भी 18 से 55 साल की उम्र के बीच है, वो ज्वाइन कर दिए रिबेल्स को। तो सिचुएशन सिक्योरिटी कंसर्न से यूक्रेन के लिए तो खराब ही है, और रशिया के लिए भी खराब है, और वर्ल्ड के लिए भी खराब है, क्योंकि अभी इसमें नेटो का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह हो रहा है। नेटो ने भी अपने काफी सेना डिप्लॉय करते हैं, चाहे वो रोमानिया हो, चाहे बल्गेरिया हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे रोमानिया हो। इस प्रकार ये सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये हालात खराब होते जा रहे हैं। अब क्या सवाल उठता है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्या युद्ध होगा? पूरी दुनिया का भी फोकस ये है कि होगा या नहीं होगा। मैं एज अ मिलिट्री मैन, मेरा विचार है कि शायद अभी उस तरफ वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ यह स्थिति नहीं जा रही है। देखिए, अभी सब देश, खासकर नेटो, यूएस और रशिया, ये बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होगी, क्योंकि अभी एक हाई क्लाइमेक्स में पहुंच गया है। संजय मेस्टन जी, कमला हैरिस का भी इसको लेकर बयान आ गया है।
रूस और अगर यूक्रेन में विवाद होता है, वो इस विवाद का रूप युद्ध लेता है, तो सीधे तौर पर खतरा पूरे यूरोपीय सुरक्षा को है, ऐसा उन्होंने कहा है। बिल्कुल सही उन्होंने बताया है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये एस्केलेटरी लेटर इतना हाई लेवल तक आ गया है कि अभी पीक पे आ गया है, और पीक पे आने के बाद अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो अभी सवाल उठता है क्या ये डी एस्केलेट होगा। रशियंस ने जरूर बोला था कि हम डी एस्केलेट करेंगे, ट्रुप विड्रॉल हुआ है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रुप विड्रॉल नहीं हुआ है, और जो बेलारूस में एक्सरसाइज चल रही थी वो भी बढ़ा दिया गया है इसकी तारीख। तो ये ट्रुप डिप्लॉयमेंट जो चल रहा है ये चिंताजनक है, और दोनों तरफ से। और अभी क्या हो रहा है कि फिलहाल जो लड़ाई चालू है वो लड़ाई के इनिशियल स्टेज चालू है, जो कि डॉनबास और प्रॉपर यूक्रेन के बीच में है, जो इनके फोर्सेस के बीच में। ये लड़ाई को अब ये काबू हो सकती है या नहीं, इस पे सारी फ्यूचर आउटकम निर्भर है। और मेरे को लगता है क्योंकि इसमें रशिया का सपोर्ट रहेगा, आपको पता है काफी मात्रा में रिफ्यूजीज जो डॉनबास इलाके से हैं वो रशिया साउथ में जा रहे हैं, जैसे रोस्टोव वगैरह का इलाका है, रोस्टोव प्रोविंस में वो जा रहे हैं। तो उनको ऑब्वियसली आर्म्स दिए जाएंगे, वेपन्स दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा। इधर नाटो इनको क्या नाम है देगा। तो अभी इनडायरेक्ट वॉरफेयर चल रहा है बिटवीन रशिया एंड नाटो। इस स्टेज तक इनडायरेक्ट वॉरफेयर है। ठीक है, ठीक है संजय मेस्टन जी, बिल्कुल इनडायरेक्ट है अभी ये इनडायरेक्ट है। बहुत सही बात आपने कही है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं भारत सरकार के। सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा संदीप त्रिपाठी जी, और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से तनाव चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, युद्ध के जो हालात हैं और तनाव है, इस बीच भारत सरकार क्या सोचती है और उसने क्या एडवाइजरी जारी की है? देखिए, भारत सरकार का जो रुख है बहुत स्पष्ट है इस मुद्दे को लेकर के। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि दिसंबर में जब प्रेसिडेंट पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से जब मुलाकात हुई थी, तो इस मुलाकात में एक चिंताएं जाहिर की गई थी कि हम दोनों देशों के जो कोर सेंसिटिव इशू हैं उनको हम सम्मान करेंगे, उनको हम छेड़ेंगे नहीं। और ये जो स्थिति यूएनएससी में जब वोटिंग का मामला आया, तो भारत के जो इन्वॉय वहां थे टीएस त्रिमूर्ति जी, उन्होंने जो स्टैंड लिया कि भारत की जो पोजिशनिंग अपस्टेनिंग की रहेगी। तो अपस्टेनिंग का स्टैंड अपने आप में एक स्टैंड है कि ये दो महाशक्तियों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये दरअसल कन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रूस का नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट अमेरिका और रूस का है। दोनों के ईयू में, स्पेशली यूरोप में प्रभुत्व को लेकर के है। और हमें देखना होगा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कहीं रूस हमारे लिए है। दोनों के साथ हमारे, यदि रूस हमारा स्पेशल प्रिविलेज पार्टनर है तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएसए भी है, और ईयू के साथ हमारे अच्छे संबंध है। इस पोजीशन में भारत, और अभी मैं आपको याद दिला दूं, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हमारे जो विदेश मंत्री है बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि इसका जो सोल्यूशन है वो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है, और टॉक से डायलॉग टेबल में आना होगा, और डायलॉग टेबल में आकर ही इस मुद्दे को, इस कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज किया जा सकता है। और यहां तक कि मिन्स्क टू एग्रीमेंट को भी याद दिलाया गया। तो भारत का मानना यह है कि इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके उसको डिफ्यूज किया जा सके, क्योंकि यदि ये मुद्दा आगे बढ़ता है, यदि वॉर की सिचुएशन बनती है, तो चाइना बहुत ही ओपनली रूस के पक्ष में खड़ा है, और इस पूरे गेम में चाइना का स्ट्रेटेजिक जो गेमिंग ले रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए। आपने देखा कि जब बीजिंग में पुतिन जाते हैं विंटर ओलंपिक में, तो वहां पर जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनसे इस बात को इंडोर्स करवा लेते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, और पुतिन इंडोर्स करते हैं। तो भारत के लिए ये कंसर्न का पॉइंट ये है कि जितना जल्दी हम इस पूरे यूरोप में जो स्थिति बनी हुई है इसको डिफ्यूज करें, और जो हमारा बहुत ही लार्जेस्ट मिलिट्री पार्टनर है, जो हमारे अच्छे संबंध है इसके रूस के साथ, हम इसको चाइना के कैंप में जाने से रोकें। ये हमारे लिए दूसरे पर, और इसीलिए लगातार हमारे अभी क्वाड में जब मीटिंग हुई, तो भारत के विदेश मंत्री ने मेलबर्न में जब मीटिंग हुई तो बहुत ही क्लियरली बोला कि यहाँ पर एक जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है, उसके माध्यम से ही हम इसको डिफ्यूज करना चाहते हैं। और इसी बैठक में बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका बार बार चल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि भारत का रुख क्या है,
आपको 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 याद होगा कि भारत इस रुख को रूस तारीफ करता है, लेकिन अमेरिका मौन है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने रुख को स्पष्ट करे। तो भारत का रुख बहुत ही क्लियर है। अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए रूस और भारत दोनों एक दूसरे खगोल सेंसिटिव इशू को डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, जो बच्चे जो छात्र यूक्रेन में हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है भारत सरकार की तरफ से? कैसे उनको बुलाया जा रहा है? क्या प्लानिंग की जा रही है? देखिए, भारत सरकार सबसे पहले तो इस इशू को लेकर के कंटिन्यूअस पूरा इसका प्रयास हमारा जारी है। एडवाइजरी जारी कर दी गई और भारत सरकार का प्लान है कि हमारे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही सुरक्षित ढंग से वहां से हम निकालें। और यहाँ मांग भी है, जो हमारे बच्चे वहां पढ़े उनके परिवार वालों की मांग है कि उनको एक स्पेशल विमान से उनको वहां से लाया जाए। और जो कि पैनिक सिचुएशन है, तो ऑफ कोर्स ये टेंशन की बात है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन स्पेशली जो पूर्वी यूक्रेन में जो बनी हुई है, तो ये चिंता की बात है। लेकिन भारत को विश्वास है कि अपने छात्रों को वहां से हम बहुत ही पीसफुली ले आएंगे और ऑफिशियल डिक्लेरेशन हमने एडवाइजरी जारी की है कि हम वहां से बच्चों को अपने निकालेंगे। ठीक है, तो भारत चाहता है। और एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब शुरुआत हुई थी ये मुद्दा जब इंटेंसिफाई हुआ था, तो यूएनएससी की मीटिंग में इस भारत ने स्पष्ट कहा था कि वी शुड रिस्पेक्ट टू लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। तो यहां पर भारत का भी यूक्रेन में हित है कि हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, हमारे कई नौजवान वहां पर हैं, तो यही लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि हम अपने बच्चों को वहां से सेफ जोन में लाएं। और यूक्रेन एक अमन चैन का देश है। भारत नहीं चाहता है कि यूक्रेन सीरिया, अफगानिस्तान और इराक बने। भारत नहीं चाहता है कि दो महाशक्तियों के बीच का चेस बोर्ड बने, बैटल ग्राउंड बने। और इसीलिए बार बार हमारी कोशिश है जर्मनी, फ्रांस के साथ टोन में टोन मिला करके कि मिन्स्क एग्रीमेंट 2 हो जाए। और अभी जो आप कल की मीटिंग देख ली, 104 मिनट की जो बात होती है मैक्रोन पुतिन की, कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक जो इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, इस सबके पीछे भारत का पूरा हाथ है, भारत का प्रयास है। और हमारे विदेश मंत्री यूरोप में गए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो पूरा मसला है, ये शांति ढंग से डिप्लोमेटिक तरीके से इसको डिफ्यूज किया जाए और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लगातार संजय मेस्टन जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय मेस्टन जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। विवाद का क्या असली विलन अमेरिका है, ये देखा जा रहा है? सॉरी, मेरे को आपका सवाल सुना नहीं थी। संजय मेस्टन जी, विवाद का असली विलन कौन है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, विलेन बोलना तो पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं। देखिए, यूक्रेन की जो सिक्योरिटी कंसर्न है, ऑब्वियसली उसकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है। तो स्टार्ट पॉइंट है यूक्रेन के सिक्योरिटी कंसर्न। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो क्रीमिया का इन्वेजन हुआ था और मिन्स्क एग्रीमेंट का दोनों पार्टी बोल रही है कि वायलेशन हो रहा है, तो वायलेशन दोनों तरफ से हो रहा है। यूक्रेन से भी हुआ है, रशिया से भी हुआ है। वो तो ऑन ग्राउंड सबने देखा ही, क्रीमिया का जो उन्होंने 2014 में होल्ड ले लिया था। तो अब इसमें क्या है कि जब यूक्रेन खुद बोल रहा है कि मेरे को नेटो ज्वाइन करना है, अब इसका सारा विस्तार आगे होता है कि कैसे ये अनफोल्ड होगा। तो मेरे ख्याल अमेरिका को विलेन बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, पर हाँ, मैं सोचता हूं कि अमेरिका को ये एक वॉर का हाइप नहीं देना चाहिए। देखिए, रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं, डॉनबैस के लेजिटिमेट हैं और यूक्रेनियन कंसर्न भी लेजिटिमेट है। सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं, सबके लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं या जो भी इंटरेस्ट हैं। अब उन इंटरेस्ट को क्या वॉर इज द सोल्यूशन? नो। तो उस लिहाज से मैं सोचता हूँ अमेरिका कुछ ज्यादा ही ईगर होके ये वॉर को हाइप कर रहा है कि रशिया आज अटैक कर रहा है, कल अटैक कर रहा है, होने वाला है, डेट दी, बोला की डेट दी। तो उस लिहाज से तो आपका शायद बोलना सही है कि वो विलेन का ही काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल एक जो सुपर पावर नेशन की एक जो डेफिनेशन है, वो मेरे ख्याल अमेरिका अभी निभा नहीं रहा है। उनको शायद एक डिप्लोमेसी, जैसे ये डॉक्टर संदीप ने भी बोला और मैंने भी बोला था, डिप्लोमेसी एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। वॉर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वॉर के गंभीर, एज अ सोल्जर मैं बता रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए और पूरे उस रीजन के लिए और सबके लिए बहुत गंभीर है। और साथ ही ये चाइना भी ये जंप करेगा जो हमारे हित में नहीं है। तो वॉर तो कोई नहीं चाहता है, पर अभी ये सिचुएशन इस प्रकार आ गई है कि दोनों लड़वा रहे हैं।
ठीक है। दूसरों को यूक्रेन में क्यों शामिल होना चाहता है? यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है सर? हाँ, ये इसलिए शामिल होना चाहता है। देखिए, अब पहले आपको पता है 2014 से पहले वहाँ जो प्रेसिडेंट है वो रशियन बैक प्रेसिडेंट थे, और फिर वो वहां पर जो एक सो कॉल्ड रेवोल्यूशन आया था, जिसको यूरोप क्या वो मैदान बोलते हैं, तो उस इश्यू से उनके सिक्योरिटी कंसर्न ये थे कि देखिए, फ्लैश पॉइंट तो वो क्रिमिया ऑक्यूपेशन हो गया, और फिर ये जो सपोर्ट कर रहे थे डॉनबैस में, लुहांस्क में और डोनेस्क में, तो ये एक इश्यू सिक्योरिटी कंसर्न का बना हुआ है। और मैंने आपको बताया कि यूक्रेन ने आईएसएफ में भी हिस्सा लिया था जो अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थी, और मेरा खुद वहां इंटरेक्शन उनसे होता था। तो ये सारी चीजें देखते हुए देखिए, सबको अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम लगता है। ठीक है, यूक्रेन के लिए नेशनल इंटरेस्ट है कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न, और आपने कल देखा होगा जो इनके प्रेसिडेंट है उसकी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कल। संजय वेस्टर्न जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, चर्चा में समय का वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए माफी चाहूंगा। और यहाँ बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए संजय वेस्टर्न जी, और संदीप त्रिपाठी जी आपका भी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। तो फिलहाल जंग और खतरा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।